बहू का ससुराल बना मायका। रचना कमरे में सो रही थी, तभी उसकी भाभी कीर्ति कमरे में आकर उस पर कुड़कुड़ाती है। अरे ओ महारानी, सुबह के 7 बज गए और तू अब तक नींद के मजे लूट रही है। अरे ऐसे ही लक्षण रहे तो ससुराल वाले 2 दिन में ही खदेड़ देंगे। उठ, तू ऐसे नहीं मानेगी, ठहर जा तू। गुस्से में तमतमाई सौतेली भाभी अपनी नंद पर जग भर कर बर्फीला पानी डाल देती हैं, जिस कारण रचना थरथराती हुई उठ खड़ी होती है। अरे भाभी, इतनी बेरुखी तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता, फिर मैं तो इंसान हूँ। आहा मुझसे ज्यादा तुझे पड़ती ना तो अभी सासू माँ से तेरी शिकायत लगा दूंगी, फिर तू ठूंठ की तरह सीधी हो जाएगी। चल जल्दी से उठकर काम पर लग जा। कहते हैं कि मायका बेटियों के लिए वो घर होता है जहाँ बेटियों को खुलकर जीने की छूट होती है, क्योंकि मान्यता ये है कि ससुराल सताव और शासन का गढ़ है। मगर रचना का जीवन मायके में भी कुछ खास न था। उसे हर दिन अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था। कभी उसे सौतेली माँ की खरी खोटी सुनने को मिलती थी, तो कभी भाभी की चालबाजी के चपेट में आना पड़ता और अक्सर भाई के हाथों मार भोगना पड़ता। अरे ओ करम जली, कदम क्या किचन में ही जम गए हैं? चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ बस आई माँ। अपनी माँ की खड़ी बोली सुनते ही रसोई में चाय बना रही रचना खौफ से भर जाती है और हड़बड़ाहट के साथ चाय लेकर बाहर आती है। माँ, भाभी, भैया ये लीजिए चाय। एक चाय बनाने में तुझे इतनी देर लग गई? अरे इतनी देर में तो मैं पूरी पकवान से कटौती भर दूं। अरे ससुराल में इतनी धीमी सर्विस से काम करेगी तो मायके वालों की नाक नीची हो जाएगी। भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, आज मुझे कॉलेज जाना है। अरे क्या करेगी कॉलेज जाकर? हाँ, अब ये कलम चलाना छोड़कर करछी चमचा चलाने पर जोर कस, समझी? कोई जरूरत नहीं है ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की। भैया ऐसा ना कहो, इस साल मेरी कॉलेज की अंतिम परीक्षा है, कम से कम मेरी पढ़ाई पर पाबंदी ना लगाओ। मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर वैभव उसे जोरदार चाटा मारता है, जिस कारण रचना धराशायी होकर जमीन पर चित्त हो जाती है। जरा सी ढील क्या मिल गई? तेरी तो जुबान कैंची की तरह चल पड़ी है। कीर्ति समझा दो इसे, कल इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगर इनके सामने कोई भी अतरंगी हरकत की तो काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। अपने मायके में घुटन भरी जिंदगी को देखकर उस रात रचना के मन में ससुराल को लेकर सैकड़ों सवाल उफन पड़ते हैं। पता नहीं मेरी जिंदगी कल के बाद मुझे किस मोड़ पर लेकर जाएगी। जिस मायके में मेरा जन्म हुआ, जब वही मेरे दिल का हाल ना जान सके तो ससुराल से कैसी आस। अगले दिन शीला अपने परिवार के साथ रचना को देखने आती है और रवि और रचना का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद रचना एक भरे पूरे परिवार की बहू बनकर ससुराल आती है, जहां सब कुछ उसकी सोच से अलग था। रचना बहू, हमारे परिवार में तेरा स्वागत है। ये तेरे ससुर हैं, ये तेरे जेठ हैं। जीतू ये तेरी जेठानी है जानवी, और ये तेरी ननद न्यासा। खौफ से भरी बहू आगे बढ़कर जैसे ही अपने ससुर के पांव छूने बढ़ती है, तभी सुधाकर कहता है, अरे रचना बहू, अपने ससुर को पाप का भागीदार मत बनाओ। हमारे यहाँ बहू और बिटिया पांव नहीं छूती, क्योंकि बहू सिर का ताज ठहरती हैं। अपने ससुर की सराहनीय सोच जानकर बहू के मायके में टूटे हुए मन में जुड़ने की एक उम्मीद जाग उठती है। अगली सुबह जैसे ही रचना रसोई का रुख करती है, तभी उसकी जिठानी उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिया? सभी के लिए नाश्ता बनाने जेठानी जी। अरे अगर सासू माँ ने आपको रसोई में खट्टे देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। मगर क्यों? क्योंकि अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी छोटी बहू। ये जिम्मेदारियां तो जीवन भर निभानी है। आ कुछ पल अपनी सास के साथ बैठ, खाना तेरी जेठानी और ननद साथ मिलकर पका लेंगी। बहू अपनी सास के साथ बैठकर बातें करने लगती है। ये पहली दफा था जब उसे किसी ने साथ बैठकर वक्त बांटा था। कुछ देर बाद ससुराल के सभी सदस्य खाने की मेज पर शरीक होते हैं। सभी की नजरें नई बहू पर ठहरी हुई थी, जिसे देखकर वह झिझकते हुए कहती है, क्या हुआ? आप सभी मुझे एकटक क्यों ताक रहे हैं? रचना, सभी तुम्हें नहीं देख रहे, बल्कि वो बाट जो रहे हैं कि जब तुम खाने का पहला निवाला खाओ। रचना, जब मैं पहली बार बहू बनकर इस घर में आई थी तो मुझे भी ये खुशहाल रीत निभाने का मौका मिला था। अब तुम्हारी बारी है, ये निवाला खाकर इस परिवार को अपना बना लो। अपनी ससुराल की भली रीत देखकर बहू का बिखरा हुआ मन सिमट जाता है और जैसे ही पहला निवाला खाती है तो उसकी आंखों में उतरा खुशी का
उठकर आंसू बनकर बहने लगता है। अरे क्या भाभी, आप रो रही हैं? आपका ध्यान रखकर ही मैंने और बड़ी भाभी ने खाने में मिर्च मसाला कम डाला था, फिर भी आप रो पड़ी। मेरी नटखट ननद, ये आंसू खुशी के हैं। जिस अपनेपन के लिए मैं मायके में मोहताज रही, आज वह ससुराल में साकार हो रहा है। ये मेरी खुश नसीबी है जो मुझे मायके से बढ़कर स्नेह करने वाला ससुराल मिला। अगर हर लड़की को ऐसा ससुराल मिल जाए तो मायके की याद में उसकी आंखें नम ना होंगी। वो दौर भी आएगा बहू, जब ये रीति रिवायत मिट जाएगी और हर ससुराल का आंगन बहू को उसके मायके की मिट्टी से जोड़ेगा। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। रचना अपने मायके में मिली बुरी स्मृतियों को भूलकर अपने ससुराल वालों के स्नेह में घुलती चली जाती है। एक दिन रवि उससे कहता है, रचना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसे तुम खो चुकी थी। ऐसा क्या खो दिया मैंने जो मुझे याद नहीं? रवि अपनी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे हॉल में लाता है और पट्टी खोलता है। तभी जीतू उसे किताबों का बंडल देते हुए कहता है, ये लो रचना। ये तो मेरी कॉलेज की किताबें हैं। रचना, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे सूटकेस में तुम्हारे कॉलेज की किताबें देख रहा था। फिर बहुत देर सोचता रहा कि आखिर वो कौन सी खोई हुई ख्वाहिश है जो तुम्हारे दिलो दिमाग को घेरे रहती है। फिर मैंने कल तुम्हारी आंखों में न्यासा को पढ़ता देखकर शिक्षा की भूख को देखा, इसलिए अब तुम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करो। अपने पति की बात सुनकर इस पल रचना की आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभलते। तभी शीला कहती है, बहू, हम औरतों का जीवन भ्रमित भंवरे के जैसा होता है, जहाँ पहले बेटियों के कंधे पर मायके की मर्यादा और मान रखना सिखाया जाता है और शादी के बाद एक गुड़ी बहू बनने का बोझ थोपा जाता है, जिसमें एक लड़की मायके और ससुराल के दो राहे के बीच लाचार होकर अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देती है। मगर आज ये ससुराल तुझे आजादी देता है, तू अपने सपने को फीका मत पड़ने दे। ये लो रचना, ये तुम्हारा एडमिशन कार्ड है, बाकी की बुक्स कल तक आ जाएंगी। भाभी, कल से हम ननद भाभी साथ साथ कॉलेज चलेंगे। सासू माँ, ससुर जी, समझ में नहीं आ रहा कि आप सबका शुक्रगुजार कैसे करूं। जिन सपनों को मैंने मायके में बुना था वो वहीं क्षणभंगुर हो गए थे, मगर आज उन्हें ससुराल में साकार होने के अवसर ने ये साबित कर दिया कि हर ससुराल एक सा नहीं होता। रचना ने कहाँ सोचा था कि उसे मायके से बढ़कर स्नेह करने वाला ससुराल मिलेगा जो उसके खोए हुए ख्वाबों को सार्थक आयाम देगा। कड़वा कथन है, मगर अक्सर खून के रिश्ते जज्बात के उन रिश्तों के आगे फीके पड़ जाते हैं जिनसे लगाए आस को नाउमीदी नसीब होती है। पद्मिनी देवी के 5 बेटे हैं, जिनमें से 4 बेटों की शादी से पद्मिनी 4 बहुओं की सास बन गई। चारों बहुओं का गोरा रंग, तीखे गड़े नैन नक्श और लंबे लहराते बाल उन चारों की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। मगर जहाँ बारी बहू की जिम्मेदारी की आती है तो चारों बहू ढीली पड़ जाती हैं। किचन में काम कर रही सास कुड़कुड़ाती हुई कहती है, ये भी भला भाग्य है, 4 बहुओं के रहते एक कप बनी बनाई चाय का भी सुख नहीं। सारा दोष मेरे सड़े गले सोच का है। खूबसूरत बहू ब्याहने की खोज में पूछा ही नहीं कि काम धाम करना आता है कि नहीं। सारा दिन चेहरे की लीपापोती और बाल संवारने में बिताती हैं। चलो, चाय बन गई। पद्मिनी चाय पीने बैठी ही थी कि बफर की तेज तीखी आवाज सुनकर वह कहती है, ये कमबख्त फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। आज भोर सवेर इनके सर चढ़ा भूत ना उतरा तो मैं भी पद्मिनी नहीं। सास गुस्से से पांव पटकती हुई सायली के कमरे में पहुंचती हैं, जहां चारों बहुएं अपनी लहराती लंबी चोटी को घुमाते हुए नाच रही थी, जिसे देखकर सास आगे बढ़कर बूफर बंद करती है। अरे शर्म बेच खाई है क्या मेरी बेशरम बहू? ये बंदर की तरह उछल कूद क्यों मचा रखी है? सारा घर सर पर उठा रखा है सुबह सुबह। ओहो माँ जी, आपको रंग में भंग डालने के अलावा काम धाम नहीं क्या? इतना अच्छा खासा हम बहुएं अपने लंबे बालों के साथ बल खा रही थी। कितना जबड़िया गाना था, मैं तो भूल ही गई। मगर मुझे याद है, चोटी के ऊपर चोटी, चोटी के ऊपर परांदा, परांदे पे दिल आ गया। अरे चुप कर मर जानियो, जब से ब्याह कर आई हो बाल की खाल निकाल रखी है। चोटी और चंपी करने के सिवा कभी मन करता है कि किचन में करछी चमचा चला लो? माँ जी, आपको पता तो है चूल्हे चौके के चोचलेबाजी हम चारों बहुओं के बस की बात नहीं। आप युगल देवर जी की शादी कर दीजिए, आपको बहू और हमें भी देवरानी मिल जाएगी। पता था मुझे कि तुम काम चोर कमबख्तों का यही जवाब होगा। अपनी चारों बहू की गैर जिम्मेदारी को आंकते हुए पद्मिनी पंडित को बुलाती है। प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए। अरे ये रही लड़की की तस्वीर,
कोयल नाम है इसका, रंग की पक्की है, मगर सेत में तो स्वभाव में खड़ा सोना है, खरा सोना, और कामकाजी भी। अब तो यही बनेगी मेरी बहू। पद्मिनी के हामी भरने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद कोयल बहू बनकर ससुराल आ जाती है। तभी कोयल को देखकर चारों जेठानियां कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, अरे माँ जी, ये किस नजर बट्टू को बहू बना लिया आपने? कहाँ से छान कर लाई ऐसी काली बहू? हम गोरी चिट्टी जेठानियों की देवरानी बनाकर आपने हमारे दांत खट्टे कर दिए। खैर कुछ नहीं, तो ये हमारे गोरे सुंदर चेहरे और लंबे लहराते बालों की चोटी का काला टिक्का तो बन गई। बहुत ही दांत चिरियाने के अलावा कुछ आता है तुम चारों को? फुटो यहाँ से। सास की झड़प सुनकर चारों जेठानियां मुंह ऐंठ कर कमरे में चली जाती हैं। तभी सास बोलती है, नहीं बहू, तू अपनी चारों जेठानियों के कहे सुने को दिल पर मत लगाना। इन चारों को अपनी शेखी बघारने की बुरी आदत है। माँ जी, देवरानी जेठानियों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक तो हर घर की कहानी है, कोई बात नहीं। अगली सुबह देवरानी तड़के भोर उठकर बड़ी ही सफाई से घर द्वार बहार कर नहा धोकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी चारों जेठानियां मेकअप में लिपटी हुई जानबूझकर अपनी लंबी चोटी हिलाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ जाती हैं। तभी देवरानी चारों को खाना परोसती है। साथ ही सास मौके पर चौका मारती हुई एक ओर अपनी काली बहू की तरफदारी तो दूसरी ओर चारों जेठानियों की तफरीबाजी करती है। निबट गई मेरी निठुल्ली बहुओं की लीपा पोती, घंटा भर और लगा लेती, कौन सी रेल छूट रही थी। अब माँ जी, हम चारों के बाल इतने लंबे हैं कि चोटी बनाने में घंटों लग जाते हैं। तुम चारों जितनी चाहे चोटी बना लो या चेहरा चमका लो, फिर भी अपनी देवरानी का मुकाबला ना कर सकोगी। माँ जी, मुकाबला भी मेल वालों का होता है। हमारी देवरानी तो हमारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। कहाँ हमारा गोरा दूधिया रंग और कहाँ इसकी काली काया। औरत की शोभा उसकी सुंदरता, उसके चमकते चेहरे और लंबे लहराते चोटी से खिलती है, मगर हमारी देवरानी के पास दोनों नहीं, सर पर गिने चुने बाल है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी देवरानी गजनी की तरह गंजी हो जाएगी। इस तरह चारों जेठानियां अपनी गोरी रंग और लंबे बाल का गुमान दिखाकर अपनी देवरानी के छोटे हल्के बालों और काले रंग का ठट्ठा उड़ाती हैं। हर एक दिन में साथ जेठानियों के ताने इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वह अपनी देवरानी की खूब खिल्ली उड़ाती हैं। बावजूद इसके कोयल अपनी जेठानियों के साथ घुलने मिलने की जी तोड़ कोशिश करती है। एक दिन जब चारों जेठानियां आपस में फुसफुसा रही होती हैं, तभी कोयल दरवाजा खटखटाती है। जेठानी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो कुछ काम था। हाँ, वो मुझे ना आप चारों की चोटी बहुत भाती है, क्या आप मेरी भी ऐसी चोटी बना देंगी? चोटी? क्या हुआ, आप चारों हंस क्यों रही हैं? अरे, हमारे जैसी चोटी बनाने के लिए इतने लंबे बाल और तुम्हारे 2 इंच भर तो बाल हैं और सपने सुंदर चोटी के हैं। पता चले जितने की चोटी न बनी, कहीं कंघे में तुम्हारे सारे बाल निकल आए और तुम सजनी से गजनी बन जाओ। चल अब अपने इस काले भद्दे चेहरे और 4 बाल लेकर चलती बन, फुट यहाँ से। इस तरह एक बार फिर काली देवरानी को अपनी चारों जेठानियों से मुंह की खानी पड़ती है, जिसके बाद वह भीगी पलकों के साथ भागती हुई अपने कमरे में आकर डबडबाई आंखों से आईने में देखने लगती है। क्यों भगवान, क्यों बनाया तूने मुझे इतना बदसूरत? न मेरे पास रूप रंग है, न लंबे बाल, मगर मैं खुद को बिखरने नहीं दूंगी। मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। इस तरह अपनी जेठानी के तीखे ताने बानों से तंग आकर देवरानी कई सारे सौंदर्य प्रसाधन और बाल बढ़ने के शैम्पू तेल इस्तेमाल करने लगती है, जिससे उसके बाल बढ़ने के बजाय झड़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में कोयल पूरी तरह से गंजी हो जाती है, जिसे देखकर कोयल कुड़ती हुई कहती है, नहीं नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। अरे देखो देखो, दीपिका, नरगिस, सायली, हमारी देवरानी तो गंजी हो गई। बेचारी के बच्चे कुछ 4 बालों ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया इसे। अरे अपनी इस गंजी देवरानी को देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मेरा तो मन कर रहा है कि अपनी गंजी देवरानी के टकले पर तबला बजाओ। अब इसके खाली खोपड़ी पर बालों की खेती तो बची ही नहीं है। चारों जेठानी की ऐसी हरकत से सास के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और वह कहती है, अरे बेशर्मी की घुट्टी पी ली है तुम चारों की आंखों ने।
अपने गोरे चिट्टे रंग और लंबी चोटी से इस कदर चढ़ बैठी हो कि तुम झुककर देख ही नहीं पा रही हो कि तुम्हारे तानों ने क्या से क्या बना दिया कोयल को। जो रंग रूप के रुआब से दूर भागती थी, उसने तुम चारों जेठानियों का दिल जीतने के लिए कैसा तेल मला अपने सर पर कि गंजी हो गई। और तुम अभी भी अपनी देवरानी का दुख बांटने की बजाय इसके गंजेपन का उपहास उड़ा रही हो। ये सुनकर चारों जेठानियों का गुमान चकनाचूर हो जाता है और उनका सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है। ये हम चारों के हाथों कैसी भूल हो गई। कोयल, हम चारों जेठानियों को माफ कर दो। हमारी झूठी सुंदरता और शोभा की देखा देखी तुम्हें भी खींच लिया। अगर हम तुम्हारे बालों को लेकर हंसी ना उड़ाते तो शायद आज ये सब ना बिगड़ता। हाँ कोयल, हम तुम्हारी बाहरी बदसूरती को देखकर बेरुखी से पेश आए, तुम्हारे भीतर के मर्म मन में झांक न सके। तुम बहुत भोली और भली हो। कोयल, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे गंजेपन को खत्म करना हम जेठानी की जिम्मेदारी है और हम तुम्हारा चेहरा भी चकाचक कर देंगे। मगर जेठानी जी, मेरी आप चारों से हाथ जोड़कर विनती है कि फिर कभी किसी को इतना मत उकसाना कि वह खुद को बदलने पर मजबूर हो जाए। इस तरह चारों जेठानी कोयल के चेहरे और बालों पर जमकर काम करती हैं। वह जड़ी बूटियों और घरेलू लेप से कोयल के चेहरे की शान को बदल देती हैं। साथ ही कोयल के बाल भी समय के साथ लौट आते हैं और अंत में चारों गोरी चिट्टी जेठानी अपनी काली देवरानी के साथ घुल मिलकर रहने लगती हैं। राज अपनी पत्नी किंजल के साथ बहुत खुश मिजाज जिंदगी बिता रहा था। ऐसे ही एक सुबह जब वो सो रहा था तो उसकी पत्नी चाय लाकर उसे प्यार से जगाती है। राज, सुबह हो गई है, उठ जाओ, चलो तुम्हारी बेटी भी लाई हूँ मैं। नहीं, अभी मुझे और नींद आ रही है, सोने दो। अच्छा, अभी तुम्हारी सारी नींद भाग जाएगी। ऐसा कहकर किंजल उसकी एक उंगली को चाय के कप में डुबो देती है, जिससे उसका हाथ जलता है और चिल्लाते हुए वो उठ जाता है। अरे राम, मर गया रे किंजल, ये तुम क्या करती हो सुबह सुबह मेरे साथ? जानू, तुम्हें प्यार से जगा रही थी, तुम उठे ही नहीं, इसलिए सोचा ये तरीका अपनाओ, और ये बहुत जल्दी वर्क करता है। अरे मेरी माँ, मैं उठ गया, आ रहा हूँ नहाकर। राज ऐसा कहकर उठकर रेडी होता है और कहता है, इस घर की दाल से मैं बहुत बोर हो गया हूँ। अच्छा हुआ जो मैंने अलग से बिरयानी भी पका रखी है। आज बिरयानी खाने जाऊंगा, जल्दी से तैयार होकर निकल जाता हूँ। तभी राज का फोन बजता है, जिस पर मोनिका नाम की लड़की का कॉल आता है। बेबी, तुम कब आओगे? मैं वेट कर रही हूँ। जानते हो ना, आज तुम्हें मुझे कैंडल लाइट डिनर और शॉपिंग पर ले जाना है। आई मिस यू। डोंट वरी बेबी, मैं भी बस तुम्हें ही याद कर रहा था। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कॉल कट करके वह अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करता है और बोलता है, अच्छा, आज मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ओके? अरे क्या लेट हो रहा है? तुम ये बात तो ऐसे कर रही हो जैसे अपनी कंपनी में चपरासी की नौकरी करते हो। अरे तुम मालिक हो, आराम से जाओ, आराम से खाओ। हाँ पता है मुझे किंजल, पर मैं मालिक हूँ, इसलिए मुझे सभी एम्प्लॉयज को देखना भी होता है, और मीटिंग भी तो है। ओके, ये लो अपना टिफिन ले जाओ। मुझे नहीं खाना। क्या बोला तुमने? खाना नहीं खाना? ऐसा कहकर किंजल अपना रौद्र रूप दिखाती है। तभी उसकी बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें देखकर राज भी बिल्ली की तरह बोलता है, अब नहीं नहीं, मैंने कहा मना किया। अरे तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मैं जरूर खाऊंगा, टिफिन भी ले जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहकर राज अपनी कार में बैठ जाता है और आगे जाकर मोनिका को पिक करता है और उसे मॉल ले जाता है। तभी मोनिका कहती है, ओह जानो माय स्वीट हार्ट, आखिर तुम आ ही गए। आज मुझे वो वाली ड्रेस दिलाओगे ना जो मैंने तुमसे मांगी थी? ऑफ कोर्स मोनिका डार्लिंग, भला ये भी कोई कहने की बात है? वैसे आज तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो। सिर्फ आज? अरे नहीं बाबा, और दिन से भी ज्यादा आज ब्यूटीफुल लग रही हो, हमेशा भी लगती हो। तभी वो उसका हाथ पकड़कर मॉल में जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है। राज, ये जीन्स टॉप मुझ पर कैसा लग रहा है? आई लव दिस रेड कलर, बट ये 5000 का है। व्हाट? ये इतना छोटा सा टॉप 5000 का? इतना महंगा? इतने में तो किंजल मेरे पूरे घर का राशन ले आती थी, और ये टॉप मांग रही है। राज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे मोनिका बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू जानू। तुम्हें ये टॉप चाहिए ना, ले लो। अरे मैं बहुत पैसे वाला हूँ, एमबीडी कंपनी का मालिक हूँ। ओह थैंक यू सो मच राज। खुशी से उछलकर मोनिका फ्लाइंग किस करती है, जिससे राज के दिल में और तोते उड़ने लगते हैं। तभी वो उसे वो टॉप दिला देता है और फिर दोनों साथ में लंच करते हैं। तभी टेबल के पीछे बैठी हुई टीना नाम की लड़की उसे दिखती है और वो मेन्यू से अपना मुंह छुपाने लगता है। क्या
टीना यहाँ पर कैसे आ सकती है? मुझे निकलना होगा, फिर मोनिका के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मोनिका, हमें कहीं और जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सालों से हम यहीं पर खाना खाते हैं, आज तुम्हें बेकार लग रहा है? तभी राज की एक झलक देख टीना कहती है, अरे ये तो राज लग रहा है। सुबह मैंने पूछा था तो बोला ऑफिस में है, दोबारा कॉल करती हूँ। तभी टीना राज को कॉल करती है और उसका फोन बजने लग जाता है और मोनिका के सामने वो फोन उठाता नहीं है और बहाने बनाकर बोलता है, मोनिका, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, मुझे जाना होगा। अरे पर कुछ ऑर्डर तो करने दो, मेन्यू कहाँ लेकर जा रहे हो? राज मोनिका की बातों को नजरअंदाज करके मेन्यू लेकर वॉशरूम में चला जाता है और टीना से बात करता है। हाँ हाँ बोलो टीना, क्या कह रही हो? कहाँ हो तुम? हाँ, मैं तो यही हूँ ऑफिस में, और कहाँ रहूंगा। अच्छा, मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। शुक्र है बच गया। ऐसा बोलकर राज पीछे के गेट से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और कॉल करके मोनिका को कहीं और ले जाता है। अभी भी नहीं समझे आप? दरअसल राज ने शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पैसे के घमंड पर 3 गर्लफ्रेंड बनाई हैं। 2 से तो आप मिल चुके हैं, तीसरी आयशा के पास चलते हैं जो कि उसके ऑफिस में थी। राज मोनिका के साथ बैठा था कि आयशा का कॉल आता है और कहता है, हाँ बोलो। ऐसी क्यों बात कर रही हो? ऑफिस कब आओगे? मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कब से। अरे आता हूँ, वेट करो मोनिका, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ केबिन में आते ही आयशा उसके गले पड़ जाती है। जान, तुम कहाँ रह गए थे? अरे ये तुम क्या कर रही हो? ऑफिस का कोई हमें देख लेगा, दूर हटो। राज, यहाँ कोई नहीं देखेगा। तुमने कहा था कि मुझे सैलरी के बाद आईफोन 14 दिलाओगे, तो चलो ना। अच्छा ठीक है, शाम को। ओके जान। इस तरह से वो तीनों के साथ रहता है। तीनों गर्लफ्रेंड पैसे के लिए ही उस पर मरती थी, जिन पर वो बहुत खर्चा करता था। 2 लाख रुपए वो तीनों गर्लफ्रेंड पर उड़ाता था, लेकिन अचानक ही उसके बिजनेस में घाटा होता है, जिससे सारे शेयर्स गिर जाते हैं और उसका पैसा डूब जाता है। पैसा डूबने पर उसकी एक गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। इस बात से वह डिप्रेशन में आ जाता है और बीमार पड़ जाता है। तभी एक दिन कमरे में खुद से कहता है, ये क्या हो गया? पलक झपकते ही मैं राजा से कंगाल हो गया। आज मेरे खुद के घर में खाने को नहीं है और कल तक मैं 3 गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाता था। मैं मोनिका को कॉल करता हूँ, वो मुझे थोड़ी मदद जरूर कर देगी। ये बोलकर राज मोनिका को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वह टीना को भी कॉल करता है, वो भी नहीं उठाती। फिर आयशा को कॉल करता है तो वो कहती है, क्या है, क्यों कॉल किया है तुमने मुझे? आयशा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या बोला तुमने? तुम पैसे वापस करोगे? जो अपनी पूरी कंपनी को डुबाकर कंगाल करके बैठा है, वो क्या मुझे पैसे देगा? मुझे कोई पैसा नहीं देना। आयशा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मुझे भूल गई वो दिन जब मैं तुम पर लाखों रुपए उड़ाता था। तो जो शादीशुदा होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा था, उसका क्या? इसलिए तो पैसे खर्च करते थे। फिर कभी मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। आयशा मेरी बात सुनो। कॉल काट दिया। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मैं इस वक्त भुगत रहा हूँ। मुझे किंजल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। राज की ये सारी बात किंजल सुनकर कहती है, ठीक बोला राज तुमने। तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे धोखा दिया। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती थी जो तुम्हें 3 लड़कियों का सहारा लेना पड़ा? तुम्हें कंगाल बनाकर चली गई। अगर आज वो पैसे तुम बचा कर रखते तो हमारे बच्चे हमारे बुरे वक्त में काम आते, पर तुमने तो समझना मुनासिब नहीं समझा। किंजल, तुमने सब सुन लिया, तुमने सही बोला। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। किंजल, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कभी तुमसे दगाबाजी नहीं करूंगा। एक मौका दे दो किंजल। ठीक है, याद रखना, फिर कभी धोखा दिया तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर अपने इस मुश्किल समय में किंजल अपने गहने बेचकर कॉस्मेटिक की शॉप खोलती है, जिसे बेचकर वह अपने पति का इलाज भी कराती है और घर का खर्चा चलाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनों की नजर में जो धूल झोंकता है, भगवान उसे उसके कर्मों की सजा जरूर देता है। रात का समय होता है। देवानंद खाना खाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा से कहता है, अरे अनुपमा, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रोज रोज यहाँ से वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको जो है काम नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज भी मकान वाला किराया लेने के लिए आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है
धमकी? कैसी धमकी? 3 महीने से हमने उसके मकान का किराया नहीं दिया है और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा है कि कल तक उसे किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो अनुपमा, अब मैं जो है ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ यहाँ वहाँ भटक लो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल वो मकान हमसे खाली करवा लेगा और हमारी खूब बदनामी भी करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है? और वो भी रातों रात। लेकिन राजू और राधा तो सो गए हैं, अब हम क्या करें? जरूरत का सामान बांध लो और राधा को जो है मैं उठा लेता हूँ और राजू को तुम उठा लो। देवानंद की बात मानकर अनुपमा घर में से जरूरत का सामान बांध लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर खाली करके रातों रात वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी राधा भी नींद से जग जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी रात के समय हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास और कोनो चारा नहीं था, हम लोग जो है घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम सभी दूसरे गांव में आराम से रहेंगे, जहां से हमें कौनो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? आधी रात के समय वो सभी बारिश में भीगते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में उन्हें रहने का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। हम इस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, और फिर हम अनजान लोगों को कोई किराए पर मकान भी कैसे देगा? माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अजी, हम अपना पूरा घर बार छोड़कर चले आए हैं, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं है। तभी देवानंद को एक बहुत बड़ा पाइप नजर आता है, लेकिन उसके बराबर में एक कूड़े का खत्ता भी होता है। अरे भाग्यवान, तुम काहे चिंता करती हो? चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया है। देवानंद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उस बड़े से पाइप के अंदर आ जाता है। आज यही हमारा ठिकाना है, चलो यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं। देवानंद के पास बिस्तर ही नहीं होते हैं। वो वहाँ पड़े कूड़े कचरे में से कुछ कपड़े उठा लेता है और उन्हीं से बिस्तर बना लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहाँ सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुपमा देवानंद से कहती है, अजी, कल रात तो हमने किसी तरह यहाँ पर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवानंद काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन में यहाँ से वहाँ भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते शाम तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, हमरा को कोनो काम नहीं मिला है। अब जो है मैं यहाँ क्या करूँ? घर पर मेरे बच्चे और पत्नी भी भूखे होंगे। देवानंद फिर से कचरे के पास वाले पाइप के पास आ जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? हाँ पिताजी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ कुछ आदमी और औरत कचरा फेंकने आते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये आदमी कौन है जो कचरे के पास अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है? मुझे तो लगता है कोई दूसरे गांव से आया है। क्या हमें इसके पास जाकर इसकी परेशानी पूछनी चाहिए? अरे नहीं, रुको, पता नहीं कैसे लोग हैं, खतरनाक है या फिर नहीं। अगर कुछ कर दिया तो इन्होंने हम लोगों के साथ, तो फिर क्या करोगे? सावित्री के ये कहने के बाद राकेश और भूपेंद्र वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद देवानंद चुपचाप से उस कूड़े में से खाना ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? कचरे में से बच्चों को खाना खिलाओगे क्या? तो अब हम क्या करूं? कहीं हमरा को काम नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना तो खिलाना ही ना होगा। आप बिल्कुल सही कहते हो, मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अनुपमा भी कचरे में से खाना ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके चलते वो कचरे के अंदर से ही बिस्तर ढूंढ लेते हैं। लगता है आज की रात शायद थोड़ी आराम से गुजार पाए, क्योंकि हमें इस कूड़े कचरे के ढेर के अंदर से कई सारे छोटे मोटे कपड़े मिल गए हैं।
ऐसा कहकर अनुपमा अपने परिवार के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री ये सब देखने के बाद भूपेंद्र और राकेश से कहती है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री उनके साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस बड़े से पाइप के पास आ जाते हैं। जैसे ही राधा की नींद खुलती है वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, उठो, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे ही अनुपमा और देवानंद नींद से जागते हैं वो भी गांव वालों को अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आन पड़ी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना बताए इस बड़े से पाइप में रहने लगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। देवानंद और अनुपमा की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग उनसे कहते हैं, ऐ देखो, आई तुमको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम जो है यहाँ तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। ये लो, हम कुछ बिस्तर लेकर आए हैं। ये बिस्तर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। ए मोटा भाई, और मैं खाना लेकर आया हूँ ने, अपने बच्चों को खिला देना ये खाना। देखते देखते गांव के सभी लोग अनुपमा और उसके परिवार को एक के बाद एक जरूरत का सामान देने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार देखने के बाद हम बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत कायम है। तभी उनमें से एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मैंने अभी एक कंपनी शुरू की है जी। मुझे इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूँ जी। देवानंद बहुत ही खुश होता है और उनके पैर पकड़ने लगता है। तभी मनोज कहता है, अरे नहीं जी, आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं जी। देवानंद और उसका परिवार लोगों की इंसानियत देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद लोगों के दिए हुए बिस्तर को दोनों पति पत्नी उसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं और उस पाइप को अपना घर समझकर वहां रहने लगते हैं। देवानंद अब दूसरे गांव में एक नौकरी करके अपने घर का गुजारा करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुबह सुबह कांताबाई घर की साफ सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ तनिष्का आती है और कांताबाई को रसोई में जाते हुए रोक कर कहती है, अरे कांताबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की सफाई कैसे होगी? देखो, अभी तो घर में मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें इस घर में रसोई की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी। ऐसा कहकर तनिष्का कांताबाई को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद तनिष्का रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं, किसी कूड़े कचरे में आकर खड़ी हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई को बहुत अच्छे से चमका रखा है। आज तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी रसोई में हूँ। हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? अरे माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है, जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनिष्का अपनी सास को पहले ही दिन पर रसोई से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर मेघा को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये सब बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो रसोई का कोई भूत सवार है। बेचारी मेघा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है। जिसके बाद कुछ ही देर में तनिष्का रसोई से स्वादिष्ट खाना पकाकर खाने की टेबल पर लगा देती है और मेघा के पास जाकर उससे कहती है, अरे माँ जी, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खा लीजिए। तुषार जी भी आते ही होंगे। तनिष्का अपनी सास और अपने पति तुषार को खाना परोसती है। जैसे ही तुषार और उसकी सास खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो तनिष्का की तारीफ में कहते हैं,
अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। अब मेरी बहू अपने आप रसोई संभाल लेगी। अरे तनिष्का, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, एक रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद तुषार अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा अपने कमरे में। अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा रसोई में जाकर पानी लेने लगती है। तभी वहाँ पर तनिष्का आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है, अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक सुबह से नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी और फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकती। देखो माँ जी, आज के बाद आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनिष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर बहू को हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनिष्का रसोई में किसी को भी नहीं आने देती। एक दिन मेघा का करेले खाने का बहुत मन होता है। आज तो मैं अपने हाथों से करेले बनाऊंगी। बहुत समय हो गए हैं अपने हाथों के करेले खाए हुए। मेघा रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। रसोई में सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती है। जैसे ही तनिष्का रसोई में आकर रसोई की हालत देखती है, वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करनी होगी। और ये क्या है? छी छी छी, आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हो? अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही थी। हे भगवान, छी छी छी। अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज है। तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा के कहने पर तनिष्का रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे रसोई में अपनी सास को देखकर बेचैनी सी लगती है। थोड़ी ही देर में मेघा करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे तुषार के साथ बैठकर करेले खाती है। तुषार अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है, आपने तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने? जरा मैं भी तो चख कर देखूं। तनिष्का जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो उसे मुंह से तुरंत थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने? कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया? अरे बहू, करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर आपको रसोई में कुछ बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनिष्का तुरंत नहाने जाती है और अच्छे से कोलगेट करती है, जिसके बाद वो अपने रसोई को अच्छे से साफ करती है और अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, ऐसे तो माँ जी नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनिष्का नाश्ता बनाकर तुषार और अपनी सास को देती है। जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय से वापस आ जाना।
ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तनिष्का एक ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई भी रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तनिष्का चाबी अपने साथ ले जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती है, तुषार और मेघा गुस्से से उसको देखते हैं और कहते हैं, तनिष्का ये सब क्या है? अरे तुम कोई 2 दिन की बच्ची हो क्या? रसोई में ताला लगाकर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन माँ भूखी रही है। अरे बहू, रसोई में जाने के झगड़े या रसोई में कुछ बनाने का झगड़ा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तूने तो आज मुझे अपनी रसोई के चलते भूखा ही मार दिया। कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद तनिष्का को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी। अब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। तनिष्का तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए कुछ बना कर लेकर आती है, जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर पेट भर खाना खाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तनिष्का अपनी सास के साथ रसोई के लिए झगड़ना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू रसोई में आराम से एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं।